तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था। इसको पढ़ने से पहले एटलीस्ट मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने पॉलिटी थोड़ा बहुत पहले पढ़ लिया होगा, पढ़ा है, संविधान थोड़ा बहुत पहले पढ़ा है, कुछ नहीं आइडिया, चलिए ठीक है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम संविधान का ओवरलुक लेते हैं कि संविधान क्या है। ये तो अभी ये नहीं पढ़ाएंगे, वो तो आगे पॉलिटी में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने से पहले कि ये हमारा एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर है और वो संविधान के कौन से भाग में है ये देख लेते हैं। ठीक है, संविधान सबको पता है क्या है, एक रूल बुक है इंडिया में जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान में बहुत सारे भाग हैं, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, संविधान में टोटल 22 भाग हैं, जिसके ये 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया, इसके बारे में डिस्कस है। इसकी पूरी जानकारी हमको इसी भाग से मिलती है। ठीक, कौन से भाग में है, 9वें भाग में। और संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, ये स्टार्टिंग में हल्का सा ओवरलुक ले रहे हैं क्योंकि ये सारी जानकारी आपको जब आगे आप पॉलिटी डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। उससे पहले सिर्फ मैं शॉर्ट में जितना हमको जरूरत है पंचायती राज व्यवस्था जानने के लिए, हम सिर्फ अभी यहाँ पे उतना ही डिस्कस करेंगे। तो संविधान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनकी उसकी 11वीं अनुसूची में इससे संबंधित जो व्यवस्था है या फिर इससे संबंधित जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया। ये सबसे बेसिक आइडिया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 22 भाग हैं टोटल संविधान में, उसके 9वें भाग पे ये जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको जोड़ा गया है। 12 अनुसूची है, उसमें से जो 11वीं अनुसूची है वो इसके विषयों के बारे में बात करती है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, और इसमें इसका जो संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है 243 ए से लेके 243 ओ तक, ये जो अनुच्छेद है यहाँ पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जितने प्रावधान है वो दिए गए। तो हमारा भाग है 9वां, अनुसूची है 11वीं, और जो एग्जैक्ट आर्टिकल है जिसके अंदर पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है वो है 243 ए से 243 ओ तक। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में चलती है, लेकिन हमारे एग्जाम का जो हमारा सीजीपीएससी प्री का जो एग्जामिनेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ हमको जो ज़्यादा हमारी काम की चीज़ है वो है छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था चलती है। ठीक है, उससे पहले एक छोटा सा और इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। ये हो गया बेटा कि अभी हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही है वो स्टार्टिंग से ऐसी नहीं थी। जब से हमारा संविधान बना है तब से हम जो पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं ये व्यवस्था वैसी नहीं थी। इसे जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन से, ये किया गया था 1992। तो अभी हम जो पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं उसे संविधान में जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में। इसका मतलब है कि इससे पहले संविधान में पंचायती राज व्यवस्था जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि भाई अगर बात होती तो फिर इसको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती। ठीक, तो ये जो साल है ये इंपॉर्टेंट है। 1992 में ही एक प्रस्ताव लाया गया था लोकसभा में, विधेयक लाया गया, लोकसभा और राज्यसभा से पारित हुआ और 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो संविधान का एक भाग बन गया। अब देखिए, ये जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको महात्मा गांधी जो हमारे बहुत बड़े स्वतंत्रता के नेता हैं उन्होंने कहा था कि हमारे गाँव हैं उनमें ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो गाँवों के गवर्नेंस के बारे में बात करे। तो हमारा जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी पता है आप लोग को? ठीक है, एक चीज़ है भारत के या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये संविधान का हमारा जो भाग 4 है वो इसके बारे में बात करता है कि कौन कौन से ऐसे रूल हैं जिसको अगर कोई भारत में अगर कोई सरकार है जो चल रही है तो उसको कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अपने ध्यान में रखनी चाहिए जब वो जनता के लिए कोई पॉलिसी बना रही है, कोई नियम बना रही है, कोई लॉ बना रही है। तो उसके आर्टिकल 40 में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इससे कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। आर्टिकल जो 40 है, अनुच्छेद 40, ये बात करता है कि पंचायती राज जैसा कोई व्यवस्था हमारे देश में होना चाहिए। और ये आर्टिकल 40 कब से था हमारे संविधान में? 1950 से। लेकिन पंचायत कब आया है? 1992 में। इसका मतलब जो हमारे संविधान निर्माता हैं उन्होंने एक ब्रॉड लाइन, एक आउटलाइन, एक उसका ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा हुआ था कि हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन उसको संविधान में जोड़ा गया 1992 में। तो जो आर्टिकल 40 है इसको आप याद रखिएगा। और इसके बारे में जो महात्मा गांधी वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जोर देते थे कि हमारे जो जितने छोटे छोटे गाँव हैं वहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, आवाज़ आ रही सबको? क्लियर होना? ऑडिबल तो हूँ, जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? ठीक है, अब देखिए मैंने बोला भाग 9 में इसे जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में। तो ये एक नया आर्टिकल भाग 9। अब देखिए संविधान में मैंने बताया भाग 22 है, इसे जब नया जोड़ा गया तो इसकी जगह कुछ हटाया गया होगा। ये तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अगर भाग 9 में अभी ये है तो इसके पहले कुछ था कि भाग खाली था, इसके पहले भाग 8 होगा, इसके बाद भाग 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा। तो उस समय जब ये जोड़ा गया है भाग 9 में तो उसके पहले क्या था भाग 9 में? तो इससे पहले भाग 9 खाली था। ठीक, 1956 में, 1956 तक संविधान में भाग 9 था। उसमें क्या बताया गया था? अभी जो हम लोग राज्य देखते हैं भारत में, अभी जो हमारे पास 28 राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी है, पहले स्टार्टिंग में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था। पहले राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था, A, B, C, D। ठीक, ऐसे राज्यों को 4 भागों में बांटा गया था। अब 4 भागों में बांटा गया था तो ये उस समय की बात है कब की? 1950 से 1956 तक A, B, C, D करके अलग अलग राज्य थे। जैसे D में एक राज्य था अंडमान निकोबार, जो अभी हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, तो 1956 में जब अलग अलग राज्यों को भाषाओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया तो भाग 9 को क्या कर दिया गया? डिलीट कर दिया गया। ठीक है, और 1956 से लेके 1992 तक भाग 9 डिलीटेड ही रहा। इसका मतलब 7 था, 8 था, 9 नहीं था, 10 था, 11 था, 12 था।
ठीक है, ये सारी चीजें थी, लेकिन भाग 9 नहीं था। तो भाग 9 को कब जोड़ा गया? 1992 में। ठीक, तो ये बात याद रखिएगा। और देखिए एक चीज, दो जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और एक है 74th। ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफी बेसिक है, आजकल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आना बंद हो गया, क्योंकि आप लोग पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, ये जानना जरूरी है, अदरवाइज इनसे रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आते नहीं। तो 73rd में जोड़ा गया पंचायती राज सिस्टम, ठीक, और जो नगर होते हैं उनसे जो संबंधित व्यवस्था है उसको जोड़ा गया 74th में। ठीक, तो गांव में जो 3 लेवल की पंचायती राज व्यवस्था होती है, ग्राम पंचायत होती है, जनपद पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, वो किसके अंदर आएगा? 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, उसके अंदर जानकारी दी गई। और 74th में क्या गया? हमारा जो नगर पालिका होता है, नगर परिषद है, नगर निगम है, उसकी बात किसमें गई है? 74th में। दोनों अमेंडमेंट कब हुए? 1992 में। ठीक, चलिए, तो अब अभी हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा सिर्फ इस पे। जब इसको ये कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम लोग अगले अमेंडमेंट में आएंगे। तो हमने देख लिया वो संविधान के कौन से भाग में है, हमने ये भी देख लिया कि कौन सी अनुसूची में है और कौन सा आर्टिकल एग्जैक्टली उसकी बात करता है। आर्टिकल कौन सा? 243A से लेकर 243O तक। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो यहाँ हमने अब तो बात करेंगे कि ये इसकी शुरुआत कैसे हुई, कि इसको संविधान में हमको जोड़ना है, ये हमारे पास आइडिया आया कहाँ से। तो सबसे पहले एक 1952 में, उस समय केंद्र सरकार की एक योजना चली थी जिसका नाम था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, और 1953 में एक योजना चल रही थी राष्ट्रीय विस्तार योजना। ये योजनाएं क्या थी इसके डिटेल में अभी हमको नहीं जाना, बस ये देखिए कि ये दोनों योजनाएं चल रही थी, भारत सरकार उस समय पर चला रही थी। ठीक है, उस समय पर गांवों में कोई व्यवस्था नहीं थी, जैसे सिर्फ एक सरकार होती थी, राज्य सरकार। उसके बाद गांवों में गवर्नेंस के लिए गांवों में सरकार क्या कार्यक्रम चलाएगी उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। तो उस समय ये दोनों कार्यक्रम चल रहे थे जो पूरे देश में, पूरे देश के विकास के लिए चल रहे थे। इसके बाद सरकार ने एक समिति बनाई, तब 1957 में, और ये जो समिति है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति है पंचायती राज सिस्टम के लिए। इस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिए। यही है वो हीरो जिसने पूरे हमारे इंडिया में पंचायती राज जो सिस्टम है उसको इनिशिएट किया। ये नहीं होते तो पंचायती राज सिस्टम होता ही नहीं। तो 1957 में सरकार ने एक समिति बनाई जिसका नाम क्या था? बलवंत राय मेहता समिति। और इस समिति को बोला गया कि भाई हमको पंचायती राज सिस्टम जैसा कोई सिस्टम लाना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग कीजिए। समिति का काम क्या होता है? सारी चीज़ों को एनालाइज करना और उसके बाद उसके लिए रिपोर्ट देना। तो इसलिए 1957 में अपनी रिपोर्ट दी और सरकार को बोला कि अगर आपको पंचायती राज सिस्टम जैसा कुछ अगर भारत में लाना है, इनिशिएट करना है, तो उसमें क्या क्या पॉइंट होने चाहिए। इस समिति के क्या क्या सुझाव हैं वो ध्यान से देखिएगा। पहला इसका सुझाव था कि जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है वो 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। 3 टायर मतलब 3 फेज में उसका सिस्टम होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए? गांव के लेवल पर ये होना चाहिए ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर होना चाहिए पंचायत समिति, और जिला लेवल पर होना चाहिए जिला परिषद। ठीक है, अभी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है क्या? अभी जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है ऐसा ही है क्या? है कि नहीं है ना? हमारे पास गांव के लेवल पे ग्राम पंचायत है, ब्लॉक के लेवल पर क्या है? पंचायत समिति है कि जनपद पंचायत है, और जिले के लेवल पे जिला परिषद। तो इन्होंने जो सुझाव दिए थे एज इट इज सरकार ने नहीं माना है। सरकार अब इसके बाद धीरे धीरे और कमेटियां आती जाएंगी जो इस पर कुछ चेंज करती रहेंगी। लेकिन हमारे एग्जाम के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है कि इसने क्या क्या सजेशन दिए थे वो एग्जाम में इस पर एक्सप्लिसिटली पूछता है। अभी क्या चल रहा है वो ये कभी कभी नहीं पूछेगा। उसने बोला कि बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसके सजेशन क्या क्या थे उसको आपको पॉइंट आउट करना। तो पहला सजेशन ये हो गया। दूसरा हो गया कि ये जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं ये क्या होने चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। सिर्फ कौन? ग्राम पंचायत के सदस्य। तो बचे पंचायत समिति और जिला परिषद, तो इनका चुनाव कैसा होना चाहिए? अप्रत्यक्ष। अभी क्या होता है? अभी भी ऐसा होता है कि नहीं होता है? अभी क्या होता है? हमारे जो पंच और सरपंच है उनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है, लेकिन जो जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो सदस्य और अध्यक्ष हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो इसका मतलब ब्रॉडली यही वाला जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी एज इट इज काम करता है। तीसरा देखिए, तीसरा इसका सुझाव था कि ये जितनी भी प्लानिंग है वो इसी ग्राम पंचायत स्तर पर होनी चाहिए।
इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट अलग से कोई प्लान ना बनाए और ग्राम पंचायत को बोले कि लो हमने ये प्लान बनाया तुम इसको पालन करो। उसने बोला कि कौन से गांव की अलग अलग ग्राम पंचायत की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, उनका क्या क्या सोल्यूशन होता है, आप अपने हिसाब से ही खोजो और फिर आप अपने जो लेवल पे उसकी प्लानिंग करो, उसका एग्जीक्यूशन करो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इससे पहले क्या होता था, देखिए एक अलग से एक थ्योरी होती है बॉटम अप प्लानिंग और एक होती है अप टू डाउन प्लानिंग। ठीक, अप टू डाउन प्लानिंग में क्या होता है, जो ऊपर के लोग, ऊपर वाली जो हायरार्की होती है वो डिसाइड करती है कि क्या करना है, प्लान बनाता है और नीचे वालों को बोलती है कि हमने ये प्लान बनाया, आप इसका एग्जीक्यूशन करो। जैसे अभी क्या हो सकता है, केंद्र सरकार ने कुछ प्लान बनाया और वो राज्य सरकार को बोल रही है कि क्या करो, आप इसका पालन करो। राज्य सरकार ने कुछ प्लान बनाया, वो बोलेगी ग्राम पंचायत को कि आप इसका पालन करो। ये क्या होता है, अप टू डाउन प्लानिंग। ठीक, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि इसकी क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है इनको पता हो या ना पता हो सकता है ना, लेकिन इन्होंने प्लानिंग करके आपको दे दिया। अब इसका काम सिर्फ क्या रह गया, एग्जीक्यूशन। इसको पता है क्या इसके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसको पता है, इसको तो नहीं पता, सिर्फ इनको बोला गया है कि आप एग्जीक्यूशन करो। तो बॉटम अप में क्या होता है, ये करती है अपनी प्लानिंग करती है, अपना एनालिसिस करती है और ऊपर वाले को बताती है कि मैंने ये प्लान किया है, आप इसके लिए पैसे दो। तो ये क्या कहलाता है, बॉटम अप प्लानिंग। ठीक, और जो पहले होता था वो क्या था, डाउन अप प्लान। तो ये जो इसने है, जो ये बलवंत राय मेहता समिति, उसने बोला कि आप ये वाला बंद करके ये वाला चालू कीजिए, बॉटम अप प्लानिंग चालू कीजिए कि जो ग्राम पंचायत है उनको अपने प्रॉब्लम खोजने दो और वही अपना सॉल्यूशन बताएंगे, आप सिर्फ उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करो। ठीक, तो ये हो गया आपका सेकंड। थर्ड, इन्होंने एक सुझाव दिया था कि ये जो जिला परिषद है इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होना चाहिए, कौन होना चाहिए, कलेक्टर। अभी कौन होता है, जिला पंचायत का अध्यक्ष अभी कौन होता है, कलेक्टर होता है। अभी क्या होता है, अभी जिला पंचायत का अपना अलग से अध्यक्ष होता है और जो कलेक्टर होता है उसकी निगरानी में जो सारा कुछ काम है जिला पंचायत का चलता है। ठीक है, लेकिन इसमें इस जो समिति है उसने सुझाव क्या दिया था कि ये जो जिला पंचायत है उसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए, कलेक्टर होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पे एक चौथा, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, इसने बोला था कि ये जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति कैसी बॉडी होनी चाहिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए। मतलब जो संचालन है और जो जिला परिषद है ठीक, इस समिति का ये एक सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस था कि जो पंचायत समिति है, ये जो इस लेवल पे है, वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए। मतलब काम करने के बाद उसको एग्जीक्यूट किसको करना है, ये इसको इसका पावर देना चाहिए, ना कि जिला परिषद को। जिला परिषद को सिर्फ अपने नीचे वाले को सुझाव देना चाहिए, काम करने की आजादी किसके पास होनी चाहिए, पंचायत समिति के पास। देखिए जैसे अभी आज की डेट में एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होती है, ग्राम पंचायत। अगर सरकार ने सड़क बनाने के लिए कोई पैसा भेजा है, उसको खर्च कौन करेगी, ग्राम पंचायत, ना कि जिला पंचायत। खर्च कौन करेगी, ग्राम पंचायत। तो ये कहलाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो किसी प्लान को एग्जीक्यूट करती है। तो क्या बोला गया, पंचायत समिति एग्जीक्यूटिव बॉडी होनी चाहिए, जिला परिषद जो है वो सुझावकारी बॉडी होनी चाहिए। और पांचवा ये बोला गया कि ये जो शक्ति का स्थानांतरण है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि देखिए आपने एक अलग से अगर नियम बना दिया ग्राम पंचायत के लिए, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि वो नियम कागजों में है और आप ग्राम पंचायत को कोई शक्ति दे ही नहीं रहे हो। जैसे अभी है, अभी सरकार बोलती है कि हम जो ग्राम पंचायत है या फिर जिला पंचायत को फंड देते हैं, लेकिन असल में कभी कभी उनके पास फंड जाता ही नहीं। तो ये जो शक्ति है कि आप अलग से प्लानिंग कर रहे हो, उसको अपने अपने पैसे का खर्चा कर रहे हो, ये जो शक्ति का स्थानांतरण है राज्य सरकार के पास से किसके पास, ये ग्राम पंचायत के पास, वो जो शक्ति का स्थानांतरण है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ आपने नियम बना दिया है और ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। ठीक, और उसके बाद छठवां एक इंपॉर्टेंट है, ये भी है कि ये जो इसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कितना उसके पास पैसा आना है, कहां से टैक्स लेना है, कहां से उसको पैसा मिलेगा, ये जो है राज्य के द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कहाँ से, भाई उसको अगर किसी ग्राम पंचायत को अपने काम कराने उसके पास पैसा तो होना चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, राज्य के द्वारा प्रदान किया जाने। इससे पहले ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था कि ग्राम पंचायत अगर बन भी गया तो उसको पैसा कहाँ से मिलेगा। इसीलिए अलग से इसे हम बाद में देखेंगे, अभी हम बताया तो एक अलग से बनाया गया था स्टेट फाइनेंस कमीशन, मतलब राज्य वित्त आयोग। इसका निर्माण अलग से किया गया है इसी 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के 1993 से पहले ऐसी कोई संस्था नहीं थी। और इसका मेन काम क्या होता है कि ग्राम पंचायत को कितना पैसा मिलेगा, उसकी प्लानिंग के लिए कितना कितना जरूरत है, वो सब कौन बताता है, राज्य वित्त आयोग। ये किसको सुझाव देता है, राज्य सरकार को, कि भाई इस साल अलग अलग ग्राम पंचायत लेवल पे अलग अलग ग्राम पंचायत को इतने इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कौन बताता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो ये भी किससे आया है,
हमारा ये जुड़ा है 1992 वाला जो संविधान संशोधन है, लेकिन इसकी संरचना किसने रखी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, कि भाई इनके लिए पैसे का कुछ जुगाड़ करो, कुछ एडजस्टमेंट करो। ठीक, तो ये हो गया हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक, इसको याद रखिएगा। पहले इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आजकल सीजीपीएससी वाला थोड़ा स्पेसिफिक जाके ये पूछने लगा है कि कौन सी कमेटी के क्या क्या सजेशन है। अब किसी कमेटी के सारे सजेशन हमको याद नहीं रखने, मैंने जो आपको बताया है इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे सजेशन दिए थे, लेकिन ये काम के हैं, बुलेट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए 1957 में इस कमेटी ने अपने सुझाव दे दिए, सरकार ने कुछ माने कुछ नहीं माने। इस कमेटी के बनने के बाद इसके जो सुझाव थे, उसके बाद जो सबसे पहला जो ये भारत में आया वो था राजस्थान में। तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट था जिसने बलवंत राय जो मेहता समिति थी उसके आधार पर जो सुझाव दिए थे, उसके आधार पर अपने स्टेट में क्या किया, पंचायती राज जो सिस्टम है उसका स्टार्ट किया। और ये कहाँ चालू हुआ था? नौगौर जिले में, राजस्थान के नौगौर जिले में। तो ये वो पहला जिला था पूरे भारत में जिसने बलवंत राय मेहता जो समिति है उसके आधार पर जो पंचायती राज व्यवस्था बताई गई थी उसको लागू करने का प्रयास किया। और ये कब किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 पीएम के द्वारा। उसमें पीएम कौन थे 1959 में? इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ शायद। कौन थे उसमें पीएम? 1959 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में पहली भारत की सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। और सेकंड जो जिला था, सेकंड जो स्टेट था वो था आंध्र प्रदेश। तो ये जो 2 स्टेट थे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को पालन किया, उसके बाद धीरे धीरे स्टेट आने लगे, लेकिन इसके बाद भी सारी स्टेट में पंचायती राज व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाई थी। ये हो गया। अब उसके बाद ये तो निकल गया, ऐसे टाइम बीतने लगा। 1957 में उसने रिपोर्ट दिया था, कुछ कुछ स्टेट थे जो लागू कर रहे थे, कुछ कुछ स्टेट अभी भी अपने पुराने तरीके से चल रहे थे कि अब इतना कुछ हमको खास लग नहीं रहा है, हमारा जो पुराना वाला सिस्टम चल रहा है वो बढ़िया है। ठीक है, तो सरकार ने फिर से कमेटी बनाई 1977, अशोक मेहता कमेटी। इनको बोला गया भाई कि जो पुराना वाला कमेटी था उसका रिपोर्ट जो है बहुत सारे स्टेट हैं वो पालन करने को तैयार नहीं है, तो आप एक नई समिति बनाओ और आप अपने हिसाब से सुझाव बनाओ, क्योंकि टाइम भी बहुत निकल गया। वो आया था 1957 में, ये आया है 77, 20 साल निकल गए। इसके बीच में भारत की जरूरतें भी बदल गई, तो आप अब नए जमाने के हिसाब से एक नया स्ट्रक्चर बताओ कि क्या सही होना चाहिए। तो इसने अपना रिपोर्ट दिया, इसने बोला कि काम करो वो जो 3 टायर था उसको कर दो 2 टायर, मतलब 2 ही लेवल पर होना चाहिए। ठीक, टायर मतलब क्या है? लेवल, 2 ही लेवल पर होना चाहिए। इसने एक लेवल बताया मंडल परिषद और सेकंड लेवल बताया जिला पंचायत। ठीक, जो बलवंत राय मेहता था उसने क्या बोला था? 3 टायर होना चाहिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। इसने क्या बोला? वो 3 टायर है वो गलत है, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको छोड़ो, उससे इजी वाला स्ट्रक्चर लाओ। ग्राम और ब्लॉक लेवल पे क्या रखो? मंडल परिषद, और जिले के लेवल पे क्या रखो? जिला परिषद। इसने और एक नया एक इंपॉर्टेंट दिया जो आज तक चला आ रहा है, उसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। इसको बोलते हैं सामाजिक संपरीक्षा। संपरीक्षा मतलब समझते हैं ऑडिट क्या होता है? क्या होता है ऑडिट? जब हम अगर मान लो बात किसी कंपनी की ऑडिट करनी है, तो किसी कंपनी को साल भर में कितना पैसा मिला है, उसने कितना खर्चा किया है, उसके जो बिल्स होंगे उसको लास्ट में मैच करके देखेंगे। जैसे अगर ये कोचिंग चल रहा है, साल भर में कोचिंग वाला 1 लाख रुपए खर्चा करता है, तो लास्ट में बिल मिलाएंगे ना, 1 लाख रुपए कहाँ गया है, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल में गया है, कुर्सी लाने में गया है, पानी लाने में गया है, तो वही कहलाता है ऑडिट। ऑडिट मतलब आपके साल भर के जो लेखा जोखा है, जो खर्चा है और आपकी आमदनी है, उसको मैच करके देखेंगे। तो ये वो एक होता है सोशल ऑडिट, मतलब अलग से कोई कंपनी नहीं करेगी। अगर जैसे कोई ग्राम पंचायत है, वहाँ पे जितने लोग हैं वही सब लास्ट में बैठ के मीटिंग करेंगे और देखेंगे कि साल भर में किसी ग्राम पंचायत में किसी ग्राम सभा ने कितना खर्चा किया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आज तक अभी तक चलता है। क्या कहते हैं? सोशल ऑडिट। तो ये वाला जो सोशल ऑडिट का सुझाव है वो किसने दिया था? अशोक मेहता ने। इसको टिक कर लीजिएगा। तीसरा है, इसने बोला कि जो कराधान की शक्ति है, कराधान की शक्ति मतलब पावर ऑफ टैक्सेशन, ये जो है ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए। इसका मतलब भाई आपने ग्राम पंचायत को बोल दिया कि ठीक है आप काम करो, आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन कभी उसको पैसे कमाने के आपके रिसोर्सेज तो बताने पड़ेंगे ना। तो ये जो पहली समिति थी उसने बोला कि ग्राम पंचायत अपने लेवल पे टैक्स लगा सकता है। अभी भी लगता है ना, जो है जिला पंचायत अपना अलग टैक्स लगाता है, ग्राम पंचायत अपना अलग टैक्स लगाता है। अगर किसी गांव में अगर जैसे वीकली जो मार्केट लगता है, बाजार लगता है, उसका अलग से टैक्स लगता है, पार्किंग का अलग से टैक्स लगता है, पानी का अलग लगता है, तो वो सारी जो शक्ति है उसका रिकमेंडेशन किसने दिया है? अशोक मेहता कमेटी। तो ये पहली कमेटी थी जिसने बात किया कि जो पावर ऑफ टैक्सेशन है वो ग्राम पंचायत के पास होना चाहिए, और उसी को लास्ट में 1992 वाले एक्ट में भी रखा गया। तो बहुत सारी अभी तक आगे जितनी कमेटी देखेंगे उसमें लास्ट में आप एनालाइज करने कि किसका कौन कौन सा रिकमेंडेशन है जो आखिरी वाले एक्ट में रखा गया। चौथी, इसने और एक इंपॉर्टेंट बात बोली कि एसटी और एससी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बलवंत राय मेहता ने ऐसी कुछ बात की थी क्या? नहीं। उसने बोला कि भाई अप्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, लेकिन एसटी एससी को मिलना चाहिए क्या? वो नहीं। 1956 के बाद
जब राज्यों का अलग अलग हुआ तो कुछ राज्य, बहुत सारे राज्य, कुछ क्या बहुत सारे राज्य ऐसे आए जिनमें एससी और एसटी की पॉपुलेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। तो उस आधार पर देखा गया कि अगर आप देखो, अगर आप सरकार बना रहे हो, ये भी क्या है, गांव की सरकार ही तो है, पंचायती राज व्यवस्था, तो आप सरकार में एससी और एसटी को रिजर्वेशन कैसे नहीं दोगे। तो इसलिए अशोक मेहता समिति ने बोला कि एससी एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और यही पहली कमेटी है जिसने एससी एसटी की रिजर्वेशन के लिए बात की। लेकिन देखिए अभी भी यहाँ महिलाएं हैं क्या? नहीं। और अभी हमारा जो पंचायती राज सिस्टम चलता है उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण है, कितना है? 50% है। तो वो कौन सी कमेटी आएगी वो आगे देखेंगे किसने ये बोला था। लास्ट देखिए, एक इसने बोला कि एक अलग से मंत्रालय की स्थापना होनी चाहिए, किसमें? भारत सरकार में। और उस मंत्रालय का नाम क्या होना चाहिए? पंचायती राज मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ पीआरआई। और वही मिनिस्ट्री ऑफ पीआरआई अभी तक चलती है। आप भी अगर आज भी अगर देखोगे, केंद्र सरकार के पास एक मंत्रालय है, क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक, तो ये है, ये भी जो रिकमेंडेशन है उसको लास्ट में रखा गया। ठीक है, तो ये वो कमेटी है जिसके 3-4 रिकमेंडेशन आपको फाइनल एक्ट है उसमें भी आपको दिखाई देगा। चलिए, इस कमेटी के बाद भी सरकार जो है सेटिस्फाई नहीं हुई। सरकार देखिए इसके बाद ये 1988 तक यही सिलसिला चलता रहेगा। अब सरकार के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस कमेटी ने रिपोर्ट तो बहुत अच्छी दी थी, लेकिन जब तक कोई सरकार किसी कमेटी की, अगर किसी जो सरकार का इंटेंशन किसी चीज़ को लागू करने का नहीं है, तो आप 50 कमेटी बैठा लो, उसका कोई मतलब है नहीं। जैसे अभी रिजर्वेशन वाला है, अगर सही में अगर चाहती है सरकार तो ला सकती है, लेकिन कमेटी पे कमेटी क्यों बिठा रही? ताकि वो डिले हो जाए। तो सरकार इस चीज़ को भी डिले करना चाहती थी कि अभी हम लोग इतना हेडेक नहीं पालना चाहते, अभी जो सरकार सिस्टम चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। इसलिए बार बार कमेटी बना रही है, कमेटी अच्छा रिकमेंडेशन दे रही है, बोलेंगे नहीं ये ठीक नहीं है, अगला लाओ। तो 1977 के बाद फिर आया एक कमेटी 1985। इस कमेटी का नाम था GVK राव कमेटी। GVK राव समिति। इस कमेटी ने बोला कि इससे पहले जितनी भी कमेटी बनाई गई थी और उनका जितना भी रिकमेंडेशन था, इन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था जो कभी कभी पेपर में आता है, ग्रास विदाउट रूट्स। ये वाला कभी भी पेपर पूछता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो इससे सारे पहली वाली जितनी कमिटीज थी उनको बोल रहा है कि ये सब गलत काम कर रहे हैं। क्या? ग्रास विदाउट फ्रूट्स, मतलब आप एक ऐसे पौधे की बात कर रहे हो जिसके पास जड़ है ही नहीं। आप एक ऐसी जमीन पे पौधा लगाने जाते हो जिसके पास जड़ है ही नहीं। इसका मतलब आप जो भी ये बड़ा पौधा बना रहे हो, आपने सब कुछ उसको दे दिया लेकिन उसको जड़ ही नहीं दिया, वो खड़ा कहाँ पे रहेगा? उसके लिए एक जो फाउंडेशन होनी चाहिए वो तो आपने बनाया नहीं। तो इसने सबसे पहले रिकमेंडेशन दिया कि जो जिला पंचायत है वो एक केंद्र बिंदु होना चाहिए पूरी पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, इससे पहले की कमेटी कोई जिला पंचायत के बारे में बात कर रही है क्या? नहीं। उसने बोला सिस्टम होना चाहिए, लेकिन वो जिला पंचायत को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती। ये जो कमेटी है उसने बोला कि अगर आपको कोई सिस्टम लाना है तो उसका एक मेन पॉइंट तो होना चाहिए ना। जैसे सरकार है, सरकार का मुख्य बिंदु कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर वो नहीं है तो आप वो जो सरकार चल रही है उसके बारे में कुछ समझ सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे जो पंचायती राज सिस्टम है उसका केंद्र बिंदु क्या होना चाहिए? जिला पंचायत। तो सबसे पहले आपको इस पर फोकस करना है, इसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा, इन्होंने इस समिति ने बोला एक सीईओ की पोस्ट लाओ। ठीक है, तो सीईओ की पोस्ट का जो रखने का जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था? 1985 की GVK राव समिति ने। और अभी तक ये पोस्ट चली आ रही है। सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑफिसर। ठीक, अभी तक चलता है। इसका मतलब जो 1992 में जो एक्ट बना उसमें जो पोस्ट जो प्रोविजन रखे गए सीईओ वाले वो कहां से लिए गए थे? GVK राव समिति। तीसरा, इसने बोला कि समय पर चुनाव होने चाहिए। समय पर चुनाव का मतलब क्या है? इससे पहले जितने भी पंचायती राज सिस्टम के लिए चुनाव हो रहे थे, अभी हुए 6 साल 10 साल तक वही सिस्टम चला रहा है। मतलब जैसे अभी क्या होता है, हर 5-5 साल में चुनाव होते हैं। पहले ऐसा नहीं था। देखो, क्योंकि पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इसके पास संवैधानिक इसका कोई महत्व नहीं था। पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक महत्व कोई नहीं था। ठीक, उसको संवैधानिक महत्व कब से मिला है? 1992 से। अब जिसके पास ये महत्व नहीं रहेगा उसको कोई सीरियसली लेगा क्या? नहीं। तो इसके पहले बहुत सारी कमेटी थी, उन्होंने बहुत सही से रिकमेंडेशन दिए थे, लेकिन कोई इसको सीरियसली ले नहीं रहा था, क्योंकि इसके बारे में संविधान में कुछ लिखा नहीं गया था। अब सबने बोला ये बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये संविधान में नहीं है, और देखिए ये जब तक संविधान में नहीं रहेगा इसका मतलब ये इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा। इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा मतलब आपको लागू करना है नहीं करना आपकी मर्जी। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले राजस्थान ने लागू किया, आंध्र प्रदेश ने लागू किया, 5 स्टेट ने लागू किया, बाकी सबने छोड़ दिया। मध्य प्रदेश में भी लागू नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई महत्व नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं। आपको मन करता है लागू कीजिए, नहीं मन करता है मत लागू कीजिए। तो इसने बोला कि समय पर चुनाव होना चाहिए। इसका मतलब नियमित चुनाव होना चाहिए, कि जैसे ही किसी का अगर कार्यकाल खत्म होता है किसी ग्राम पंचायत का, उसके बाद जस्ट उसका अगला चुनाव कराओ। ऐसा नहीं कि हो गया है, चलो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, चलने दो और आगे लंबा चलो। ठीक है, तो जो नियमित चुनाव है वो कहाँ से आया? GVK राव। और ये अभी तक चलता है, हर 5 साल का चुनाव होना है ना। ये कहाँ से आया है? GVK राव समिति। तो इनका ये रिकमेंडेशन था। गवर्नमेंट इससे भी सेटिस्फाई नहीं हुई, बोली कि और टाइम पास करते हैं अभी। तो उसने लाया 1986 का एक और समिति बिठाई, उसका नाम था LM सिंघवी समिति।
अब इस समिति को लाया गया। अब इसने बोला यार मेरे पहले 4-5 समिति बन चुकी है, आपको मजा नहीं आ रहा है, उसके जो सुझाव है उसको आप कचरे के डब्बे में डाल देते हो, फिर मेरे को क्यों लाया? तो इसने बोला कि अब मेरे को कुछ ऐसा सुझाव देना पड़ेगा जो एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग हो, कि भाई इसके आगे बात बनी जाए, इससे आगे और कुछ इनको लाने की जरूरत ना पड़े। तो इसने सबसे पहला ये बोला कि ये जो है पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक महत्व का दर्जा दीजिए। इसका मतलब क्या कि ये जो पंचायती राज सिस्टम है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलना चाहिए, तभी इसके आगे बात बनेगी। इसके आगे आप कुछ भी लाओगे किसी को कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो तो संविधान में लिखा ही नहीं है, तो फिर उसको कौन सीरियसली ले? तो उसने बोला सबसे पहले ये काम करना जरूरी है। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक आप कोई भी उसके लिए वो बना दो, सुझाव बना दो, किसी को कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसने बोला अगर सरकार को करना है तो सबसे पहले ये करना चाहिए। दूसरा उसने बोला कि जो ग्राम सभा है का महत्व जो है बढ़ना चाहिए। ठीक, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर पता है आप लोग? कभी सुनो? अभी जो चुनाव होते हैं वो ग्राम पंचायत के होते हैं कि ग्राम सभा के होते हैं? ग्राम पंचायत। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जो क्या है? ग्राम सभा। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, इसको अभी डिस्कस नहीं करते, लेकिन एक जो ये जो ग्राम सभा है ये पंचायती राज सिस्टम की फंडामेंटल यूनिट है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि पंचायती राज सिस्टम की फंडामेंटल, जैसे हमारा शरीर है उसकी सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल है, कोशिका। वैसे पंचायती राज सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट क्या है? ग्राम सभा। इस पे इसका महत्व बढ़ना चाहिए, इस पे हमको फोकस देना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने की हमको कोशिश करनी चाहिए। फिर तीसरा उसने बोला कि वो जो ये है, इसके पहले हमने देखा था कि उनको जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है पैसे मिलने चाहिए। तो इसने बोला कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अभी आप दे रहे हो उसको भी क्या है? बढ़ाने की जरूरत है। मतलब अभी जितना आप पैसा दे रहे हो उतने से काम चलेगा नहीं, और कोई इसको पैसे इनके कमाने का जुगाड़ आप जमाइए। तो ये जो 3 रिकमेंडेशन है इसने दिया किसने? एलएम सिंघवी ने। उसमें से और कुछ याद रखिए ना रखिए, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक, एग्जाम में आ चुका है। कौन सा? कि सबसे पहले संवैधानिक महत्व का दर्जा मिलना चाहिए पंचायती राज सिस्टम को, कौन सी समिति ने रिकमेंडेशन दिया? तो किसने दिया है? एलएम सिंघवी। और अल्टीमेटली इसी के बाद सरकार सीरियस होना चालू हुई और लास्ट में पंचायती राज सिस्टम को 1992 में अपना जो है संवैधानिक दर्जा मिलेगा। ठीक, तो इसके बाद ये तो हो गया, सरकार ने बोला कि हाँ चलो आपका ये वाला बात मान लेते हैं, लेकिन नीचे वाला बात कुछ और जम नहीं रहा। बोला एक और समिति बनाते हैं। तो फिर लास्ट में एक और समिति लाया, पीके थोंगन। ये सब मैं समिति इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले इससे पहले आज से 2-3 साल पहले इसके क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी भी आप देखोगे व्यापम या किसी में इस समिति के अंदर से क्वेश्चन पूछने लगा है कि आपको मैच द फॉलोइंग में आएगा कि ये कौन सा रिकमेंडेशन है, ये कौन सी समिति। तो इसीलिए आपको मेन बुलेट पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, बाकी इस पर ज़्यादा कुछ डिटेल हमको जाने की जरूरत है नहीं। तो 86 में आया पीके थोंगन समिति। अब इसने बोला पहले जितनी बातें हैं किया है वो सब आपने ठीक है, इसमें एक काम इसने और ऐड किया। इसने बोला कि जो कार्यकाल है पंचायत का, जो कार्यकाल है उसको जैसे लोकसभा राज्यसभा का होता है वैसे ही क्या कर दो 5 साल का। इससे पहले वाली किसी भी कमेटी ने कार्यकाल के बारे में बात किया था क्या? नहीं। उसने बोला कि रेगुलर इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन कितने दिन में होना चाहिए, क्या करना है? इसने बोला कि एग्जैक्ट फिक्स 5 साल रखो, तब इसके आगे बात चलेगी। तो इसने बोला कि जो कार्यकाल है वो 5 साल का होना चाहिए। और इसने भी वही बात की, कौन सा? स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो पहले वाली समिति ने बोला था कि एक अलग से इसके लिए एक वित्तीय आयोग बनाओ भाई। ठीक है, इसको ऐसे मत छोड़ दो कि पैसा जिसको देना होगा देगा, नहीं देगा। इसने बोला अलग से एक वित्तीय आयोग बनाओ और वो इसके बारे में इसको कितना पैसा मिलना चाहिए उसका डिसाइड करेगा। ठीक, तो इसकी मेन 2 रिकमेंडेशन क्या है? एक तो कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए बोला, और इसने भी वही पुरानी बात बोली कि स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये होना चाहिए किसके पास? अलग से ग्राम पंचायत के लिए बनाना चाहिए। ठीक है, अब उसी के बाद इसी समय क्या हुआ कि जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय उसके एक और इंपॉर्टेंट आदमी थे, वी.एन. गडगिल। तो कांग्रेस सरकार ने इनको बोला कि यार पुराना वाला जो समिति है वो भी बात ठीक करे, लेकिन आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहते हो तो बताओ। इसके बाद हम लोग एक फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं कि अब हमको एक एक्ट बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो बात कब से चल रही है? 1957 से, और बात कहां तक पहुंच गई है? 1988 तक। अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा था कि भाई अब तो बनाना ही पड़ेगा। अब इनको कितने दिन घुमाएंगे समिति बना के? तो उसने बोला कि हम लोग एक फाइनल वो एक्ट बनाने वाले हैं, लास्ट में कुछ सही रिकमेंडेशन देना चाहते हो तो आप दीजिए। तो उसने बोला ठीक है मैं 2-3 बता देता हूँ। तो इसने बोला कि जो रिजर्वेशन है, ठीक है, पहले से कमेटी थी उसने क्या बोल दिया था? रिजर्वेशन एसटी और एससी को मिलना चाहिए। इसने बोला कि अब टाइम काफी आगे बढ़ गया। ठीक है, इतने जो 1988 तक मांग ये भी वो बढ़ने लगी थी कि लोकसभा और जो राज्यसभा है वहां भी महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। अभी आरक्षण है कि नहीं लोकसभा राज्यसभा में? है कि नहीं है? अभी लोकसभा और राज्यसभा में कोई आरक्षण नहीं है महिलाओं के लिए। तो अभी ये बात चल रही है, अभी बहुत दिन से बोल रहे हैं कि इसके लिए कोई बिल लाओ कि महिलाओं के लिए भी एटलीस्ट 25% या 30% आरक्षण होना चाहिए। तो इसने बोला कि जब रिजर्वेशन है वो सिर्फ अब एसटी एससी तक बस मत रखो, अब इसमें किसको भी ऐड करो? महिलाओं को। तो ये है, ये जो समिति है उसने बोला कि महिलाओं के लिए भी आप कुछ रिजर्वेशन रखिए। ठीक है, एसटी का तो आपने पुरानी वाली समिति ने बोल दिया था, इसने ऐड नया क्या किया? महिलाओं वाला। दूसरा इसने एक नया वो किया, SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक, राज्य चुनाव आयोग।
इससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जो भारत में चुनाव होते हैं अलग अलग लेवल पे, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, फिर ग्राम पंचायत के, उसका जो चुनाव है वो कौन कौन कराता है। तो एक भारत में एक भारत राष्ट्रीय चुनाव आयोग, इसके बारे में तो सुना होगा, सुना आप लोगों ने? इसका काम क्या होता है कि कौन कौन से इलेक्शन करवाता है? लोकसभा के इलेक्शन कौन करवाता है? यही करवाता है, ठीक है, चलो लोकसभा करवा दिया। फिर अगला कौन सा करवाता है? राज्यसभा के यही करवाता है, ठीक है। विधानसभा के कौन करवाता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाएगा कि राज्य चुनाव आयोग करवाएगा? राज्य, ठीक है। ये भी कौन करवाता है? राष्ट्रीय चुनाव आयोग। और एक और होता है विधान परिषद, उसका भी चुनाव कौन कराता है? ये सारे काम पहले ही संविधान ने किसको दे रखे हैं? राष्ट्रीय चुनाव आयोग। अब जब नया सिस्टम लाया, बोले कि भाई अब हमको पंचायती राज सिस्टम बनाना है, हर 5 साल में उसका इलेक्शन भी करवाना पड़ेगा, तो फिर अब किसके लिए करें? अगर इसको देंगे तो ये बोलेगा मेरे पास बर्डन बहुत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो एक एक स्टेट में कितने सारे ग्राम पंचायत होते हैं और ऐसे 28 स्टेट है, सबको मैनेज करना। तो इसने बोला भाई मैं इसी में बिजी रहता हूँ, मेरे को इसमें मत घसीटो। तो फिर क्या बोला गया? तो इस समिति ने बोला कि उसको छोड़ दो, एक अलग से हर एक स्टेट के लिए एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करो। इसका काम क्या रहेगा? ग्राम पंचायत के जो पंचायती जो राज होता है, व्यवस्था है, उसके लिए चुनाव करवाना, ठीक। इसके अंदर कौन कौन सा आएगा? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगम। ये 6 जो चुनाव है वो कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग। तो इसका रिकमेंडेशन किसने दिया? गडगिल ने। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। फिर इसने भी बोला कि भाई जो सबसे पहला, देखो बीच में जो बलवंत राय मेहता समिति थी, उसने बोला कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए, 3 लेवल पे होना चाहिए। उसके बाद अशोक मेहता ने बोला कि 3 वाला कॉम्प्लेक्स हो जाए, कितना रखो? 2 रखो। लेकिन इसने लास्ट में फिर बोला कि यार एक काम करो, उसको 3 ही रखो। क्यों? क्योंकि अलग अलग राज्यों में पॉपुलेशन अलग अलग होती है, 2 लेवल पे वो मैनेज नहीं हो पाएगा, तो कितना करो? 3 टायर कर दो, ठीक। तो बलवंत ने 3 किया, अशोक मेहता ने 2 किया और फिर से लास्ट में इसने कितना कर दिया? 3 कर दिया। और उसी 3 को फिर लास्ट वाले एक्ट में भी रखा गया। अभी हमारे कितना चलता है? 3। तो वो जो फाइनल रिकमेंडेशन था 3 वाला, वो किसका है? VN गडगिल का, ठीक। और इसने चौथा बोला कि जो चुनाव होना चाहिए वो प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक। अब आप लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर समझ में आता है? क्या होता है प्रत्यक्ष चुनाव? क्या होता है? जिसमें नॉर्मल आम जो जनता है वो जाके वोट डालती है, वो क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष चुनाव। और अप्रत्यक्ष क्या होता है? जिसमें जनता के प्रतिनिधि जाके वोट डालते हैं। जैसे यहाँ लोकसभा का चुनाव कौन सा है? प्रत्यक्ष क्या? प्रत्यक्ष। राज्यसभा का अप्रत्यक्ष, ठीक है। विधानसभा का और विधान परिषद का, ये दोनों होता है। ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ठीक है। आगे जब कभी आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो जो उसमें है वो नॉर्मल जनता भी वोट डालती है और विधानसभा के लोग भी वोट डालते हैं, ठीक। तो ये जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों का मिक्सचर है। ये क्या है? प्रत्यक्ष है, ये अप्रत्यक्ष और ये प्रत्यक्ष। सेम ऐसे जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो क्या है? प्रत्यक्ष, क्या है? प्रत्यक्ष। और राज्यपाल का चुनाव, राज्यपाल का चुनाव होता है, ठीक है। राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति करती है। कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल के लिए कोई चुनाव नहीं है, ठीक। तो इसने बोला कि सारे लेवल पे चुनाव क्या कर दो? प्रत्यक्ष कर, ठीक है। इसने क्या बोला? सारे लेवल पे। लेकिन अभी होता है कि सारे लेवल पे नहीं, अभी सिर्फ ग्राम पंचायत लेवल पे ही प्रत्यक्ष होता है, बाकी सब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो ये करते करते 1988 आ गया और ये जो लास्ट समिति थी इसने बोला कि ये सब कर दो। सरकार भी तंग आ गई, उसने बोला कि ठीक है चलो अब ये जितना जो समिति है उसको लास्ट में समाप्त करके एक नया एक्ट ही बना देते हैं। और फिर जो लाया गया फाइनली 73rd संविधान संशोधन 1992। अब देखिए ये कहीं कहीं किसी बुक में आपको 1993 भी लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पास हुआ था दिसंबर में, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में पास हुआ है 22 दिसंबर और राज्यसभा में पास हुआ है 23 दिसंबर, ठीक। तो ये कभी कभी किसी बुक में वो दिसंबर है तो अगला साल चालू जाता है थोड़े दिन में, इसलिए वो 1993 में लिखता है, ठीक है। तो बुक ये कभी एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज होना कि 92 था कि 93 था। अगर 92 93 दोनों में से जो भी आपको ऑप्शन दिख रहा है वो लगा देगा। लेकिन हाँ, अगर दोनों आ गया 1992 और 1993 तब फिर आपको प्रिसाइजली क्या लगाना है? 1992। हालांकि इतना कोई पूछेगा नहीं। चलिए, तो इसके अंदर अब जितना भी पुरानी समिति थी सबको समाप्त करके उन्होंने बना दिया कि भाई अब हम ये, अब संविधान संशोधन का मतलब समझते हैं आप लोग कि आपने संविधान में संशोधन किया है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग देखिए, एक जो होता है एक सिंपल कानून होता है, या फिर जितने भी भारत सरकार या जो भारत में जो कानून चलते हैं, एक होता है संविधान संशोधन, ठीक। तो आप जो कानून बना रहे हैं इसके लिए संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं। ये आपने लोकसभा राज्यसभा में पास किया, नॉर्मल बहुमत से पास हो गया, ये कानून बन जाएगा। लेकिन जब आपको संविधान संशोधन करना है इसके लिए प्रोसीजर थोड़ा टफ है, ठीक। इसके लिए इससे ज़्यादा वोट लगते हैं, इससे ज़्यादा जुगाड़ लगता है, इसीलिए इसको लाने में बहुत दिन लग गया। इसको देखिए, ये जो आपका नॉर्मल कानून है वो किससे हो जाता है? साधारण बहुमत से पास हो जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत सिंपल होता है, जैसे इस रूम में 100 लोग बैठे हैं, 100 में से 51% ने अगर किसी चीज़ के लिए वोट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? उस बात को मान लीजिए, ये हो गया साधारण बहुमत। इसके लिए लगता है विशेष बहुमत, ठीक। विशेष बहुमत क्या होता है इस पे भी नहीं जाते, बहुत लंबा टॉपिक। तो इसके लिए विशेष बहुमत लगता है और इसके लिए सिंपल 51% से नहीं होगा, आपको इसमें मोर देन 75% लाना पड़ेगा। तो इसलिए ये चीजें डिफिकल्ट थी, इसीलिए इसको करने में टाइम लग गया। अगर ये साधारण बहुमत से ये काम अगर संविधान संशोधन वाला हो जाता तो फिर ये पंचायती राज सिस्टम बहुत पहले ही आ गया होता, ठीक।
लेकिन देखिए अब ये जो संविधान संशोधन है इसको डिफिकल्ट इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी सरकार आके अपने मन से उसको चेंज मच कर वो कर दे। भाई अगर संविधान संशोधन अगर इतना आसान होता साधारण बहुमत से, तो हर जो सरकार आती है वो क्या करती है, अपने हिसाब से संविधान को चेंज कर देती। इसलिए जो संविधान संशोधन का जो प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा टफ बनाया गया। तो ये हो गया अपना 1992 में। और इसके बाद देखिए ये था, और 74 वाला मैंने बता दिया, उसको सिर्फ अभी नोट कर लीजिएगा, 74 की भी हमको जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से ये बात हो गई इंडिया के लिए कि इंडिया के लेवल पे अब पंचायती राज सिस्टम आ गया है और वो जो है भारत में लग गया। सबसे पहला जो चुनाव करवाया वो किसने करवाया, मध्य प्रदेश ने। ठीक, ये जो अपना ये वो है जो 1993 वाला जो संविधान संशोधन था वो लागू हो गया था 24 अप्रैल से, 24 अप्रैल 1993, इस दिन से ये भारत में लागू हो गया था। अब इसके बाद सारे स्टेट के लिए कंपल्शन हो गया कि भाई अब तो उसको संवैधानिक महत्व मिल गया है, उसको संविधान में भी लिख दिया गया है, अब तो यहाँ से आपको चुनाव करवाना ही पड़ेगा। अब इसके लिए कोई इफ या बट की बात नहीं है, करवाना है तो मतलब करवाना है। तो फिर सबसे पहले मध्य प्रदेश ने क्या किया, चुनाव करवाया तब 30 मई 1993। तो एक राजस्थान का जो जिला था कौन सा, नागौर, वहां हुआ था बलवंत राय मेहता जो समिति थी, उसके बाद सबसे पहले उसने कहा वो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की थी नागौर में, वो था पहला। लेकिन संवैधानिक महत्व मिलने के बाद सबसे पहला चुनाव कहां हुआ था, मध्य प्रदेश। कब हुआ था, 30 मई 1993। चलिए अब ये तो हो गया। अब छत्तीसगढ़ कब बन गया, सन 2000 में। ठीक, अब जब छत्तीसगढ़ बन गया तो भाई अब इस सारे नियम ये अपने हिसाब से बनाएगा। तो ये ये जो मध्य प्रदेश है इसने अपने लिए अलग से एक नियम बना लिया था कब, 1993 में, कि भाई अब हमको अलग से एक पंचायती राज सिस्टम चलाना है। उसके लिए उन्होंने सारे नियम कानून बना लिए थे। अब जब छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर सन 2000 को, तो इसके लिए भी अलग से जरूरत पड़ेगी ना कि भाई ये तो जितना पुराना काम था वो किसके लिए किया गया था, मध्य प्रदेश के लिए। अब छत्तीसगढ़ के लिए अलग से हमको बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए 1 नवंबर की बात एक अलग से व्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ ने अपने लिए बनाई। तो देखिए यहाँ पे 3 अधिनियम है, इसको याद रखिएगा। एक तो है पंचायती राज अधिनियम 1993, एक है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 और छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956। तो अभी जो हमारे यहाँ जो पंचायती राज व्यवस्था चलती है वो इन 3 नियमों पर ही चलती है। पहला कौन सा है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, दूसरा है छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 और तीसरा है छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम 1956। तो देखो अभी जो दुर्ग में नगर निगम चल रहा है वो किसके आधार पे चल रहा है, 1956। ये आगे जब हम लोग नगर पालिका नगर निगम पढ़ेंगे तब ये इसका हमको काम आएगा। ठीक, और जो नगर पालिका चल रही है वो 1961 के हिसाब। तो देखिए ये नियम बना है कब, 1993 में, लेकिन छत्तीसगढ़ बना है कब, 1 नवंबर सन 2000 को। इसका मतलब हमने अपने लिए अलग से नियम बनाया था। अब हमने शॉर्टकट में क्या किया, अलग से नियम बनाने की जरूरत नहीं। हमने क्या सोचा, हम पहले पार्ट किसके थे, मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश ने जो नियम बनाया था उसी को हम क्या करते हैं, अपने यहाँ लागू कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लागू हो जाएगा कि जो एमपी में चलता था वही यहाँ चलता था, ऐसा नियम बना दें नहीं। उसके लिए हमको एक स्पेशल प्रोसीजर जो है फॉलो करना पड़ता है कि अगर हमको यहाँ जो एमपी वाला नियम था वो अगर छत्तीसगढ़ में लाना है तो उसके लिए एक कहलाता है विधियों का अनुकूलन। तो छत्तीसगढ़ में क्या किया गया, विधियों का अनुकूलन। विधियों का अनुकूलन मतलब विधि मतलब वहां जितने भी नियम चलते थे वो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार अनुकूलित होंगे, तो ये लाया गया। सन 2001 में, सन 2001 में एक विधियों का अनुकूलन अलग से एक आदेश पारित हुआ 2001 में छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कि भाई अब हमको यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो है अपना अलग से पंचायती राज सिस्टम लाना है और उसके लिए क्या क्या व्यवस्था होगी, क्या क्या नियम होंगे, वो हम कहाँ से लेंगे, मध्य प्रदेश वाला जो है। तो मध्य प्रदेश की जो विधियां थी उनका अनुकूलन अब कहाँ किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में। उसके लिए आदेश उन्होंने निकाला, सन 2000 से विधेयक पास किया और ये जो इसका नोटिफिकेशन डेट था वो था 7 जून 2001। इस दिन ये जो है विधेयक पारित किया गया छत्तीसगढ़ विधानसभा में। सन 1 नवंबर 2000 के बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा बन चुकी थी ना, पहली विधानसभा का गठन हो चुका था। तो विधानसभा में ये जो आदेश है पारित किया गया 7 जून 2001 को कि जो जितनी भी विधियां थी पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड मध्य प्रदेश में वो सब आज यहाँ पे लागू होना चालू हो जाएंगे। और इसके लिए राजपत्र में इसको लाया गया कब, 18 जून सन 2001। ठीक, 7 जून को ये जो है पारित हुआ और 18 जून 2001 को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया कि अब पंचायती राज सिस्टम से जो रिलेटेड जो है वो आपको जितने भी नियम है वो छत्तीसगढ़ में लागू होंगे। अब इस आदेश में एक दो इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए। इसमें बोला गया कि 31/10/2000 तक, 31/10/2000 तक जितने भी नियम पंचायती राज सिस्टम मध्य प्रदेश में चलते थे वही नियम अब कहाँ लागू हो जाएंगे, कहाँ लागू हो जाएंगे, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएंगे। और 1/11/2000 से अगर मध्य प्रदेश वाला जो अधिनियम है उसमें कोई भी अगर चेंज किया जाता है तो वो अधिनियम छत्तीसगढ़ पे लागू नहीं होगा। क्या बोला, 31/10/2000 तक जितने भी नियम थे
जो मध्य प्रदेश में चलते थे वो सब अब कहाँ लागू होने लगेंगे, एज इट इज छत्तीसगढ़ में। और 1 नवंबर के बाद जो भी मध्य प्रदेश वाला जो अधिनियम है पंचायती राज वाला 1993 में, अगर उसमें कोई चेंज किया जाता है तो वो चेंज छत्तीसगढ़ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, जितना चेंज किया गया था वो कहां तक का, 31 अक्टूबर तक का छत्तीसगढ़ पे लागू होने लगेगा। उसके बाद वाले से हमको मतलब नहीं है। अब हमको चेंज करना है तो हम अपने नियम में चेंज करेंगे। उसके बाद हमने अपने हिसाब से नियम बनाया। जैसे लास्ट ईयर हमने नियम चेंज किया कि जो महापौर और जो इनका है जिला पंचायत सॉरी नगर पालिका है और जो नगर निगम के अध्यक्ष है, उनका जो चुनाव है वो पहले प्रत्यक्ष होता था, उसको हमने क्या किया, अप्रत्यक्ष किया। तो वो हमने किसने अपना जो अलग से नियम था हमारा कौन सा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, उसमें चेंज करके लाए। ठीक, तो 1 नवंबर के बाद से मध्य प्रदेश वाले में जो भी चेंज हुआ है हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, सिर्फ 31 तक का होगा। और अगर हमको लागू कराना है तो हमारा अलग से नियम रहेगा। चलिए, ये यहां तक हो गया। अब देखते हैं कि सबसे पहले वो बुक दिखाना, अब एक देख लेते हैं कि संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं। इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा क्योंकि इससे 4-5 साल पहले इससे एक क्वेश्चन आ चुका है और बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि संविधान में पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से अनुच्छेद हैं। और उनको छोटा सा ट्रिक बताता हूं, अगर आपको लगे कि याद हो सकता है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो किसी भी तरीके से आपको ये याद करना है, आपकी मेंस राइटिंग में भी काम आएगा अगर पंचायती राज सिस्टम से कोई अगर क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले है 243। मैंने बताया 243 से 243 ओ तक जितने भी वो अनुच्छेद हैं वो किसमें है, पंचायती राज से रिलेटेड। इसमें दी गई हैं परिभाषाएं या फिर डेफिनेशन। फिर 243 ए, इसमें है ग्राम सभा की परिभाषा और ग्राम सभा क्या होती है। ठीक, तो मैंने क्या बोला, ग्राम सभा सबसे फंडामेंटल यूनिट है, तो आपको कैसे याद रखना है, ABCD ए से स्टार्ट होता है, मतलब ए में क्या होगा, ग्राम सभा। जो सबसे छोटी बात है उसको सबसे पहले चालू करेंगे, तो 243 ए में क्या रखा गया, ग्राम सभा। बी से अब देखिए 243 बी, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन कि कौन कौन से लेवल पे कौन कौन से पंचायत होंगे, उनका गठन किसमें दिया गया है, बी से आपको कैसे याद रखना है, बनना, मतलब पंचायतों का बनना, ये किसमें दिया है, 243 बी। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं सिंपल आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी इससे एग्जैक्ट आर्टिकल एग्जाम में आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि 243 डी में क्या है। 2017 या 16 के पेपर में है 243 डी में संविधान में कौन सा आर्टिकल, 4 ऑप्शन दे देगा, उससे आपको चूज करना। तो आपको अपना ट्रिक कैसा ही बनाना है जिससे आपको याद हो सके। 243 में देखो, 243 सी, 243 सी में है पंचायतों की संरचना। ठीक, तो संरचना वाले यहाँ अगर लगा लो छोटा सा सी लिख लो, सी फॉर संरचना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पंचायतों की संरचना 243 सी। अब 243 डी, इसमें बात करता है रिजर्वेशन की या आरक्षण की, और यही जो क्वेश्चन है एग्जाम में आया था। 243 डी में संविधान में किसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो आरक्षण क्या होता है, रिजर्वेशन, और उसका उल्टा होता है डिजर्वेशन। तो आप ये याद करो, डी से रिजर्वेशन, तो आपको याद आएगा कि भाई ये जो 243 डी में किसके बारे में बात की गई है, आरक्षण के बारे में। फिर है 243 ई, ये है कार्यकाल, कि जो पंचायतों का कार्यकाल है वो कितने समय के लिए होगा। ठीक, अब यहाँ ई से इसको याद रखना है कैसे आपको, ईयर, ईयर मतलब साल, कि कितने साल का ग्राम पंचायत का होता है, ई से क्या होगा, ईयर। फिर है 243 एफ, 243 एफ बताता है सदस्यों के लिए निर्हरताएं, या फिर इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, कि कोई व्यक्ति क्या काम करता है कि उसको पंचायत चुनाव लड़ने से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक, तो एफ से यहाँ याद रखिएगा फेलियर, एफ से फेलियर मतलब कोई व्यक्ति है वो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए फेल हो जाएगा, वो सब उसके लिए क्राइटेरिया किसमें दिया गया, 243 एफ। अब है 243 जी, इससे है ग्राम पंचायत की शक्तियां। ठीक, इससे है ग्राम पंचायत की शक्तियां, इसको याद रखिएगा पार्ले जी से। ठीक, पार्ले जी खा के शक्ति मिलती है, तो वहां से हो गया 243 जी। फिर है 243 एच, ये है टैक्सेशन की पावर। ठीक है, कर आरोपित करने की शक्ति किसकी, ग्राम पंचायत की। ठीक, तो ये है एच में, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, अगर आपसे कोई बनता है तो बना लेना, लेकिन इसमें 2 चीजें जिसके लिए ट्रिक नहीं है, तो आपको याद आ जाएगा कि जिसके लिए ट्रिक है वो तो पता चल गया, जिसके लिए नहीं है वो जो आपका मिसिंग है वो हो जाएगा। ये हो गया 243 एच। फिर है 243 जे, इसमें है वित्त आयोग। ठीक, तो आयोग देखिए, वित्त आयोग क्या करता है, ऑडिट करता है। ऑडिट का काम क्या है, बिल्स की जांच करना, तो जैसे क्या आ जाएगा, जांच। तो सॉरी जी आई है क्या, सॉरी ये आई,
आई से आ जाएगा इनकम। वित्त आयोग क्या करता है, उसको ये कितना पैसा मिलेगा उसके इनकम डिसाइड करता है ना कि राज्य सरकार कितना देगा, तो आई से क्या आ जाएगा इनकम 243 आई। ये भी एक बार एग्जाम में आ चुका है कि आई जो राज्य वित्त आयोग है उसका जो उसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात की है, तो कौन सा है 243 आई। मिटा दूं, फिर आएगा 243 जे, इसमें है ऑडिट। ठीक, तो ऑडिट में बताया बिल्स की जांच करते हैं, साल भर कितना हुआ है, तो यहाँ जे से जाएगा जांच। फिर है के से है पंचायत का चुनाव या निर्वाचन। SEC स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये किसमें है के में, इसका भी कोई ट्रिक नहीं है। तो H और K का कोई ट्रिक नहीं है, तो ये दोनों को आपको याद रखना है कि भाई जिसका ट्रिक था वो ये है, जिसका नहीं है वो ये दोनों में से कुछ एक हो सकता है। फिर उसके बाद है L से है कहाँ लागू होंगी। इसका मतलब जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसमें देखिए अभी आगे जाके हम थोड़ा और ये जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि कुछ जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो अनुसूचित क्षेत्र है, वहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है, उसके लिए अलग से एक पेसा एक्ट बनाया गया, तो वहाँ पे नियम लागू नहीं होंगे। तो ये जो 243L है ये बता रहा है कि ये जो संविधान की जो पंचायती राज वाला सिस्टम है वो कौन कौन से क्षेत्र में लागू होगा, ठीक है, तो वो बता रहा है जहाँ लागू नहीं होगा उसके लिए दूसरा। उसके बाद है 243M, ये है नहीं होंगे, यहाँ है लागू होंगे, तो इसको कर लीजिएगा M से कहाँ मान्य है और ये है लागू नहीं होगा, थोड़ा उल्टा होगा, इसको करेक्ट कर लीजिए। L से है कहाँ लागू नहीं होगा और M से है लागू होगा, मतलब कहाँ कहाँ पे ये जो एक्ट है वो मान्य है, तो M से मान्य हो गए। फिर है 243N, ठीक, अब इसको ध्यान से समझिएगा 243N क्या बोलता है, ये बोलता है निरंतरता। निरंतरता मतलब देखिए 1957 में जो है बलवंत राय जो मेहता कमेटी है उसने बोला कि पंचायत का स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद किसी किसी क्षेत्र में अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ जिलों ने पंचायती राज सिस्टम लागू कर दिया था, तो 1993 में सॉरी जो 2000 से ये आ गया, 2001 से ये छत्तीसगढ़ में लागू हो गया। अब ये बोलता है अगर छत्तीसगढ़ के किसी क्षेत्र में पहले से पंचायती राज सिस्टम चला आ रहा है, कब से, 2001 से पहले, तो इस एक्ट के बाद उसको खत्म नहीं करेंगे। जैसे मान लो बात वो बना था 1999 में, ठीक, ये कब तक चलेगा, 2004 तक, 5 साल कंप्लीट करेगा। अब ये बीच में एक्ट आ गया कौन सा, छत्तीसगढ़ वाला 2001 वाला, तो अब क्या करें, ये जो चल रहा था उसको बंद कर दें, नहीं, तो ये बोल रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो अपना टर्म कंप्लीट करेगा, उसके बाद जो नया वाला टर्म आएगा वहां से ये जो हमारा ये सिस्टम है नया वाला वो क्या होगा, चालू होगा, ठीक। तो इसका बोलने का मतलब ये, तो मतलब ये निरंतरता की पहले वाला जो चल रहा था वो चलता ही रहेगा। उसके बाद लास्ट में आता है 243 वो मतलब है ओमिशन। ओमिशन का इंग्लिश में मतलब हिंदी में मतलब होता है कि किसी चीज़ को हटा देना। इसका मतलब क्या है कि पंचायती राज सिस्टम से जितना भी कुछ संबंधित जितना भी विवाद होगा उसको न्यायालयों का निषेध होगा, मतलब वो चीज़ को आप न्यायालय तक नहीं पहुंचा सकते, आपको अपने लेवल पे ही सॉल्व करना है। देखिए जैसे अभी अगर सरपंच या पंच के बारे में है तो उसके बारे में कौन करेगा, कलेक्टर करेगा या कोई और करेगा। तो इसने बोला कि ये सारे जो मैटर है उसको न्यायालय तक ले जाने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो अगर ये चीज़ कोर्ट में जाएगा लंबा खींचेगा, वहाँ पे टाइमिंग होता है, फिर इनका जो 5 साल वाला है वो डिस्टर्ब होगा। तो इसलिए क्या बोला कि ये जितना भी है अपने लेवल पे निपटाओ, इसीलिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग अधिकारी बनाए गए हैं जो इन मामलों का निपटारा करते हैं। तो 243 से क्या आ गया, ओमिशन। ओमिशन मतलब न्यायालयों का जो निषेध है, इसमें आप कोई भी विवाद है उसको न्यायालय तक नहीं ले जाना है, अपने लेवल पे सॉल्व करना है। तो ये 243 से 243 तक है जो ये है, ठीक है, ये प्रोविजन है। इसको एक बार घर पे जाकर और देखिएगा, ये सिंपल याद हो जाएंगे, ठीक। और ये आराम से आपका हो सकता है इस साल भी 1 नंबर दिला दें। इसमें लिखे हरिनाम में क्या बोल रहे हैं, एल से लागू होगा, अच्छा एल से, एम से नहीं होगा, अच्छा ये मेरे को भी चेक करना, मेरे को शायद एल से लागू होगा, पहले मैंने लिखा था क्या, अब वो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो अपन लास्ट में, अभी लास्ट में उसको देख के बताता हूँ, ठीक, मैंने पता नहीं इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ में लिख के, ठीक है, एल से क्या लागू होगा, चलो ठीक है, वो लास्ट में क्लियर कर ले, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है, तो उसको एक बार टिक कर ले लो, वो एल और एम का देख ले, चलो चलिए। तो अब ये हो गया हमारा संविधान वाला भी कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने छत्तीसगढ़ वाले में कि कहाँ से ये जो है सिस्टम लागू हुआ है। तो अभी मैंने बताया 1993 छत्तीसगढ़ पंचायती राज सिस्टम,
ठीक, तो अब हमारा पूरा फोकस इसी एक्ट में रहेगा और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इसी एक्ट में जो दिया हुआ उसके अंदर से आएंगे। संविधान वाला बहुत कम पूछता है और वो जो संविधान वाला है वो पूरे स्पेसिफिकली पूरे भारत के लिए टारगेटेड है और ये सिर्फ किसके लिए टारगेटेड है? छत्तीसगढ़ के लिए। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आएंगे जितने भी वो किससे पूछे जाते हैं? इसी से पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए इस एक्ट में कितनी धाराएं हैं। तो इस एक्ट में है अध्याय है, धाराएं हैं और अनुसूची। ठीक, तो इस एक्ट में है 15 धाराएं, 132 अनुसूची और 132 धाराएं और 4 अनुसूची। अब ये पहले पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी कभी खुदा ना खास्ता कोई पूछ सकता है इसलिए। बाकी ये सीजीपीएससी में इतना डिटेल कभी नहीं जाता है कि कितने अध्याय कितनी धाराएं। जो स्पेसिफिक जो पंचायती राज सिस्टम से जिसका सिलेबस होता है उस टाइप के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि कितनी धाराएं हैं और कौन से धारा के अंदर क्या क्या है। फिर भी इसके अंदर ये जो है अध्याय वाला ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर से आ सकता है कि कौन सी चीज़ें कौन सी अध्याय में लिखा हुआ है। एटलीस्ट आपको एक ब्रॉड टर्म होना चाहिए कि कौन से चैप्टर के अंदर कौन किस किस बातों में डील करता है। जो मेन धाराएं हैं वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा। बाकी पूरी धारा याद करने की जरूरत नहीं है और ये भी एक बैकअप इसके लिए रखिए क्योंकि इसको एकदम याद नहीं हो रहा है तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं। जैसे सबसे पहला है यहाँ पे लिख देता हूँ अध्याय और यहाँ पे उसका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है कि किसके बारे में वो बात करता है। तो देखिए सबसे पहला जो है वो जो है अध्याय 1, उसमें प्रारंभिक परिभाषाएं दी गई कि किससे किससे हमको किससे से डील करना। तो ये वाला तो कुछ मतलब है नहीं, प्रारंभिक परिभाषाएं दी गई है तो ये अध्याय 1 को आप छोड़ सकते हो। फिर जो अध्याय 2 है ये है ग्राम सभा का, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। अगर पेपर में पूछ रहा है कि संविधान में ग्राम सभा के बारे में किस अनुच्छेद में बात किया गया तो वो किस में किया गया है? 243A, हमने भी देखा था ना। ये कौन सा वाला है? संविधान का अनुच्छेद। ठीक, और ये कौन सा अध्याय है? किसका अध्याय है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था 1993 में जो एक्ट बना है उसका अध्याय। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। पता चला वो पूछ ये रहा है आप लगा ये दिए, या फिर आप पूछ ये रहा है आप ये ढूंढ रहे हो आपको मिलेगा नहीं, या ये पूछ रहा है आप ये ढूंढ रहे हो तो भी नहीं मिले। ठीक, तो छत्तीसगढ़ के जो अधिनियम है उसमें किस में दिया? अध्याय 2 में गया और स्पेसिफिक डेफिनेशन है 2 के 8 में। उसके बारे में बताता है कि ग्राम सभा क्या होता है। ठीक, और संविधान के 243A में जो है उसमें बताता है कि ग्राम सभा की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो वो पूरे देश के लिए लागू होता है और ये जो स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ में ग्राम सभा की जो है उसकी परिभाषा क्या है वो कहाँ बताया गया है? 2:8 में। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। फिर अध्याय 3, ये है पंचायतों की स्थापना। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब देखिए उधर 243 उसमें देखिए जो मैंने पुराना लिखवाया था उसमें देखिए 243C मिला, वो उसके बारे में बात करता है, संरचना के बारे में। ठीक है, कि कैसा कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक छत्तीसगढ़ के लिए किसमें बात कर रहा है? अध्याय 3 में। मैं इसलिए रिलेट करके बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों आगे तो इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस बहुत है कि वो पूछ ये वाला रहा आप लिख ये वाला रहो। फिर है अध्याय 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन का संचालन। ठीक, इसका मतलब कि जो चुनाव होगा उसका संचालन कौन कौन करेगा। ठीक, तो वो जो हमने अभी वाला जो आर्टिकल देखा था इसके लिए उसमें कौन सा आर्टिकल था? उसमें था कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 243K। उसमें बताता है कि पंचायत के चुनाव के लिए अलग से एक राज्य चुनाव आयोग होगा। लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? अध्याय 4 में किसके लिए बात कर रहे हैं? निर्वाचन का संचालन छत्तीसगढ़ में कैसे होगा उसके बारे में बात कहाँ की गई है? अध्याय 4 में। फिर उसके बाद अध्याय 8 देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट। अध्याय 8 में क्या है? बजट है कि पंचायत के बजट होगा, कैसे उसको बनाना है, उसके क्या क्या उसमें चीज़ें होंगी, वो किस में दिया गया? अध्याय 8 में। फिर उसके बाद अध्याय 9, अध्याय 9 में है टैक्सेशन। ठीक, और वो वहाँ कहाँ था? 243H। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में जो पंचायत बनेगी उसके टैक्सेशन के क्या क्या पावर होंगे वो किसमें दिया गया? अध्याय 9 में। अब ये दोनों में एक ही प्रोविजन हो भी सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो पूरे भारत के लिए बोला गया ना। और ये छत्तीसगढ़ में अलग से कौन कौन से टैक्सेशन की पावर छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको दिया गया उसके बारे में बात करता है। कौन सा? अध्याय 9। फिर उसके बाद है अध्याय 12। अध्याय 12 में है पनिशमेंट, कि अगर कोई व्यक्ति है जो पंच है, सरपंच है, यदि वो कोई गलत काम करता है उसको कैसे हटाना है। यदि कोई व्यक्ति है जो पंचायत के नियमों को उल्लंघन करता है उसको क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो किसमें है? अध्याय 12 में। और इसमें अध्याय 14, इसमें है संपरीक्षा या ऑडिट। ठीक, वहाँ ऑडिट किसमें था? 243J, जे से जांच। ठीक, और यहाँ ऑडिट किसमें है? अध्याय 14। तो ये हैं जो छत्तीसगढ़ में दिए गए हैं और उसके सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए गए वो यहाँ पर। ठीक, चलिए अब लास्ट में आज ग्राम सभा देखते हैं, फिर बाकी आगे करेंगे कि ग्राम सभा क्या होता है।
अभी मैंने बताया ग्राम पंचायत और ग्राम सभा दोनों अलग अलग चीज़ें। अब देखिए ग्राम पंचायत का ध्यान से सुनिएगा, किसी भी गांव में रहने वाले 18 साल या उससे अधिक व्यक्तियों का एक जो पूरा समूह बनता है वो क्या कहलाता है? ग्राम सभा। तो जितने भी किसी गांव में 18+ व्यक्ति निवास करते हैं वो किसके सदस्य होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। आपको अलग से एनरोलमेंट कराने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ग्राम सभा का जो है मेंबर बनना है। आप अगर उस गांव में अगर आपका नाम है और आप जैसे 18+ होते हो आप इसके मेंबर बन जाते हो, ठीक। इसके लिए अलग से ना आपको कोई कार्ड मिलेगा, ना इसका अलग से कोई ID कार्ड मिलेगा, ना इसका कोई मेंबरशिप फीस रहेगा, कुछ नहीं। आप अपने आप बन जाओ, बनना चाहो नहीं बनना चाहो, आप मीटिंग में जाना चाहो नहीं जाना चाहो, आपकी मर्जी है, लेकिन आप अपने आप मेंबर बन जाओगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए हर कोई बन जाएगा क्या? नहीं भाई, जैसे मान लो एक बात, कोई पागल है, ठीक है, वो भी है 18-20 साल का है, ठीक है, वो बोलेगा मैं मेंबर हूँ और उसको मीटिंग में मीटिंग में बुलाने का कोई फायदा है क्या? नहीं। तो भाई उसको मेंबर बनाने का कोई फायदा है क्या? नहीं। तो 18+ एक जनरल टर्म है, लेकिन इसमें एक और चीज़ अलग से जोड़ा गया है कि जो भी विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार रखता है वो क्या होगा? ग्राम सभा का मेंबर बनने का भी अधिकार रखेगा, ठीक। तो अगर दो स्टेटमेंट, ये जो है कि जनरल स्टेटमेंट है कि आप 18 साल के से अधिक हो तो आप क्या बन गए? ग्राम सभा के सदस्य बन गए। लेकिन सदस्य उसका और अंदर डीप में क्या है कि यदि आप विधानसभा चुनाव में मत देने का अधिकार रखते हैं तभी आप क्या बनेंगे? ग्राम सभा के सदस्य। अब जो भी व्यक्ति 18 से ऊपर है वो मत देने का अधिकार रखता है? हाँ, अगर कोई 18 साल से ऊपर है तो वो कहीं भी जाके वोट डाल सकता है? नहीं ना। उसके लिए भी बहुत सारे नियम हैं कि आप 18+ हैं तो आपको मत देने का अधिकार होगा कि नहीं होगा। जैसे पागल है, दिवालिया है, पुराना कोई लोन है, या फिर और जो है किसी विधि से जो विधानसभा है उसने उसको मत देने से रोका हुआ है, तो ये सारे काम अगर वो कर रहा है तो वो जो ग्राम सभा का जो मेंबर है नहीं बन पाएगा। तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ना। ये जनरल स्टेटमेंट है कि 18+ होते ही ग्राम सभा के मेंबर बन जाएगा, लेकिन यदि विधानसभा चुनाव में भी मत देने का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी कारणवश उस व्यक्ति को सरकार ने ही ब्लैकलिस्ट कर दिया कि भाई ये व्यक्ति विधानसभा में चुनाव नहीं दे, तो वो किसी भी गांव में रहता हो ग्राम सभा का मेंबर जो है नहीं बन पाएगा, ठीक। अब इसमें दूसरी बात आती है कि एक व्यक्ति का मान लीजिए दो जो है ग्राम सभा में नाम आ गया तो मेंबर बन सकता है क्या? एक व्यक्ति बोलेगा कि मेरा एक आधार कार्ड वो है, क्या नाम है, ये दुर्ग से भी है, तो दुर्ग के किसी गांव में, और एक आधार कार्ड रायपुर किसी गांव में, ठीक है, होता है ना आजकल डबल आधार कार्ड बन जाते हैं, दोनों उसने बना लिया, उसे पता चला पता अलग अलग लिखा है, तो वो बोलेगा कि मैं ये जो दुर्ग वाला है उसका भी मेंबर हूँ और रायपुर वाले का मेंबर हूँ, दो जगह बन सकता है क्या? ठीक है। जैसे एक व्यक्ति एक ही जगह वोट दे सकता है, वैसे एक ही व्यक्ति एक जगह का ग्राम सभा बन सकता है। तो अब ये इसको निपटारे करने के लिए कहाँ जाएगा? कोर्ट जाएगा? कहाँ जाएगा? ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो दोनों की ये जो ग्राम सभा है, ठीक है, यहाँ जाके अपील करेगा और ये जो इन दोनों की ग्राम सभा है ये डिसाइड करेगी किसको रखना है। अगर इसने पहले रख लिया तो यहाँ वाला अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, अगर इसने बोला कि मैं इसको अपने यहाँ रखना चाहता हूँ तो यहाँ वाला डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि दोनों रखना चाहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दोनों रखना चाहेगा, क्योंकि ग्राम सभा में हजारों लोग होंगे। देखो जैसे किसी गाँव की जनसंख्या है 5000, ठीक, वहाँ कितने लोग होंगे? कम से कम अगर 18+ 2000 होंगे। अब ये 2000 में से एक रहे या न रहे किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसीलिए कभी ऐसी लड़ाई नहीं होती कि एक व्यक्ति बोलेगा मैं ये मेरा जो ये मैं यहाँ का भी मेंबर हूँ, यहाँ का मेंबर हूँ, और ये दोनों लोग लड़ाई करें कि इसको मेरे को रखना है, ठीक है। तो ये जिसको ये अगर देखिए, सबसे पहली बात तो इसने छुपा के रखा हुआ अपना मेंबरशिप, तो बात अलग है। जैसी मेंबरशिप पता चला कि दुर्ग का भी है, रायपुर का भी है, तो जब भी दोनों की ग्राम सभा बैठेगी और जिस भी ग्राम सभा को पहले पता चल गया वो अपने यहाँ निपटारा करेगी इसको रखना है कि नहीं। और अगर दुर्ग वाली पहले इसकी वो है इसकी बैठक हुई और इसने बोल दिया कि इसको हमारे यहाँ हम लोग जो है इसको मेंबर बना के रखेंगे, तो रायपुर वाला जो उसके मेंबरशिप अपने आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है कि एक व्यक्ति जो है दो जगह से ग्राम सभा का सदस्य नहीं हो सकता, लेकिन इसका निपटारा भी कौन करेगा? वही ग्राम सभा करेगी जहां का ये मेंबर है। अब दूसरा कोई पाटन वाला के नहीं बोल सकता ना कि ठीक है चलो मैं डिसाइड करूंगा, क्यों? क्योंकि वो जहां का मेंबर है वही वाले डिसाइड करें। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है कि अगर कहीं भी डिस्क्वालिफिकेशन वाला आता है तो उसका जो निपटारा है कौन करेगा? वो जिन दो या दो से अधिक ग्राम सभाओं का सदस्य है, और जिसने भी पहले रख लिया वो वहां के मेंबर हो जाएगा। और ये तो मैंने पहले बता दी कि जो ग्राम सभा है वो क्या है? ग्राम पंचायत की फंडामेंटल इकाई है। अब इसमें देखिए ग्राम सभा का कार्यकाल कितना होता है? कितना होता है? कितना होना चाहिए? 5। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6। हाँ अनंत? नहीं तो राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? भंग नहीं होती ना, इसका मतलब राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? अनंत है। और ये क्या है? कि स्थानीय सदन है। वैसे ये क्या है? जो ग्राम सभा है वो स्थानीय निकाय है। इसका मतलब इसका कोई कार्यकाल नहीं, ग्राम सभा हमेशा रहेगी। जैसे ये है ग्राम सभा, ये हमेशा रहेगी, यहाँ पे लोग ऐड होते रहेंगे और डिलीट होते रहेंगे। कोई 18 साल का आया, यहाँ ऐड हो गया, जो मर गया वो डिलीट हो गया, ठीक। तो ग्राम सभा अपनी जगह रहेगी। जैसे राज्यसभा अपनी जगह रहती है, मेंबर आते हैं 6 साल अपना काम करते निकलते हैं, वैसे ये भी क्या है? ग्राम सभा स्थायी निकाय। ये भी स्टेटमेंट में आता है कि ग्राम सभा का कार्यकाल 5 साल में होता है। एग्जाम में जल्दी जल्दी में हम लोग यस कर देते हैं, लेकिन ग्राम सभा का कार्यकाल क्या है? अनंत होता है, या फिर वो स्थायी निकाय है और उसमें मेंबर ऐड और डिलीट होते रहते हैं। ये अपनी जगह बना रहता है। चलो हो गया टाइम, क्या और करना? 7 बजने का टाइम। चलो एक लास्ट और देख लो कि इसकी बैठक कब कब होती है।
ठीक, जैसे लोकसभा है, लोकसभा की बैठक कब कब होती है? हाँ, कब कब होती है लोकसभा की बैठक? साल में कितनी बार होती है लोकसभा की बैठक? या संसद की बैठक साल में कितनी बार होती है? 3 बार होती है। कब कब होती है? एक फरवरी में होती है, बजट सेशन जब चलता है, एक जून जुलाई में होती है जब मानसून सेशन चलता है, और एक अभी चलती है कब? नवंबर दिसंबर में जब विंटर सेशन चलता है। तो वैसे ही इसके लिए भी है, इसकी बैठक के लिए टाइम डिसाइड है, उसके अलावा भी आप बैठक करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसमें है कम से कम साल भर में 6 बैठक आपको करनी है। ये कौन बोलता है? छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज अधिनियम है 1993 वो बोलता है कि कम से कम इतना बैठक आपको करना ही है। इससे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे हमारा जो वो है संसद है, उसमें कम से कम साल भर में 2 बैठक होनी चाहिए, लेकिन हमारा संसद कितना करता है? 3 बैठक। उसके अलावा भी कभी आपको लगता है कि कोई जरूरी काम है तो अलग से बुलाते ना, विशेष सत्र। ठीक, अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है, राष्ट्रपति बोलिए तो ये बुला सकते हैं, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 2 बैठक। तो वैसे ये जो पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1993 वो क्या बोल रहे हैं कि कम से कम 6 बैठक होनी चाहिए, और इस 6 में से 4 बहुत इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन आना हुआ तो उसी में से आएगा। सबसे पहला है 23 जनवरी, दूसरा है 14 अप्रैल, तीसरा है 20 अगस्त, चौथा है 2 अक्टूबर, ठीक। तो ये है 6 बैठक की, इतने दिन आपको करना है, लेकिन बीच में कभी आपको लग रहा है तो और आप बुला सकते हो। कौन कौन सा? 23 जनवरी, 24 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जून में कभी भी और नवंबर में कभी भी। ठीक, अब इसमें से ये डेट्स रैंडम बनाए हुए हैं क्या? अपने मन से बना दिए डेट कि बोले एक्ट में डालना ही है, 6 है तो कोई भी रैंडम डाल दो, ऐसा है नहीं। 23 जनवरी किसी का बर्थडे है? आप में से नहीं, मतलब ऐसे किसी का बर्थडे है क्या? भारत किसका है? सुभाष चंद्र बोस का। तो ये जो इसीलिए ये है इनके उस पर जन्म दिवस पे ये जो है ये, ठीक है। तो 23 जनवरी को जिस दिन सुभाष चंद्र जी का बर्थडे होता है उस दिन बनाया गया है कि 23 जनवरी पे एक बैठक होनी चाहिए। दूसरा है 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को किसका बर्थडे होता है? इन्होंने तो दलितों और उनके लिए काम किया है ना, इनके बर्थडे को भी मनाना पड़ेगा। तो ये है 14 अप्रैल को। 20 अगस्त को, 20 अगस्त को राजीव गांधी। अभी कांग्रेस के टाइम पे आया है अधिनियम, तो उनका तो मनाना ही पड़ेगा। ये है, और ये हो गया हमारा गांधी जयंती। ये 4 डेट है, इन डेट को इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा कि ये 4 दिन में तो आपको बैठक करनी है। जून में कभी आपका मन करता है तो कर लेना है, और एक नवंबर वाली बैठक है जो पूरे साल भर के आपकी जितना भी मीटिंग है, जितना भी आपका डॉक्यूमेंटेशन है उसको समाप्त करेगा। कब करेगा? नवंबर में। तो एक बैठक नवंबर में आपको करना ही है, ठीक है। तो ये 4 डेट है। उसके बाद ये जो डेट है वो फ्लेक्सिबल है अपने हिसाब से, लेकिन उसके बाद भी अगर कभी लगता है कि भाई जैसे बीच में अगर आ गया अक्टूबर, ये है जो इसके अक्टूबर के बाद अगला डायरेक्ट कब हो रहा है? नवंबर में, लेकिन बीच में कभी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई तो उसके लिए अगर आपको बैठक बुलानी है तो उसके लिए है कि अगर ग्राम सभा की कुल सदस्यों के 1/3 लोग, ठीक, अगर अलग से मीटिंग की मांग करते हैं कि भाई हमको बीच में और बैठक करना है, तो ग्राम सभा के टोटल में से 1/3 लोग अगर लिखित में आवेदन देते हैं, किसको देंगे आवेदन? भाई अगर ग्राम सभा की बैठक बुलाना है तो किसको आवेदन देंगे? ग्राम सभा का वो कौन होता है? सरपंच को देंगे ना, आवेदन देंगे कि भाई हमको बैठक बुलाना है। तो क्या करना पड़ेगा? तो अगले जिस दिन आपने एप्लीकेशन दिया है उसके 30 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जो सरपंच है उसको एक बैठक बुलाना पड़ेगा, ठीक। इन ये सारे डेट्स में तो बुलाए गए, लेकिन इनके अलावा अगर बीच में कोई और जरूरत पड़ती है तो जितने भी ग्राम सभा के कुल सदस्य हैं वो क्या करेंगे? 1/3 लोग लिखित में आवेदन दे देंगे कि हमको इस दिन चाहिए बैठक, तो 30 दिन के अंदर वो क्या करना पड़ेगा? उसको बुलाना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर कभी जनपद पंचायत जो है वो भी अगर कभी बोलती है कि भाई एक नया इंपॉर्टेंट मैटर आ गया, इसके बारे में डिस्कस करो, तो वो भी अगर किसी ग्राम सभा को बोलती है कि आप लोग बैठक करो, तो वो भी क्या करेगी? जिस दिन बोलेगी उसके 30 दिन के भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? बैठक बुलाना पड़ेगा, ठीक। सेम ऐसी अगर कभी जिला पंचायत है वो भी कहती है किसी ग्राम सभा को कि आप लोग अपना जो है बैठक बुलाइए, तो 30 दिन के अंदर वो जो ग्राम सभा है जिला पंचायत के कहने पर भी अपना बैठक बुलाना पड़ेगा, ठीक। तो अगर क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, ये वाला पोर्शन है ये तो बहुत दिन से स्टडी करती है तो सब लोग याद कर चुके हैं। इसमें कंफ्यूजन होता है कि कितने लोग एप्लीकेशन देंगे और कितने दिन में बनेगा, ठीक। तो अगर 1/3 लोग बोलते हैं तब। अब इसमें एक चीज याद रखिएगा कि एक जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर एक से ज्यादा ग्राम सभाएं हो सकती हैं, एक से अधिक, और होती ही हैं। एक ग्राम सभा का एक पंचायत कभी नहीं होता। अपने आसपास कभी वो कीजिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि बहुत सारी ग्राम सभाएं मिलकर क्या होती हैं। जैसे मान लो के बाद एक कोई ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत है, जैसे पाटन ग्राम पंचायत है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो पाटन के अंदर उस ग्राम पंचायत के अंदर 4-5 गांव होंगे और ये एक एक गांव क्या बनाएगा? ग्राम सभा। और ये सब का एक ग्राम पंचायत क्या होगा? पाटन, ठीक। अब देखो इसके मेंबर बहुत सारे होंगे, इस वाले गांव में जितने लोग रहते हैं 2000-3000, वैसे 2000-3000, वैसे 2000-3000, ठीक। तो ये सब लोग मिलकर क्या बनाएंगे? एक ग्राम पंचायत। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे एक ग्राम पंचायत है, इसके अंदर बहुत सारी ग्राम सभा है, अगर इन दोनों के बीच कोई लड़ाई होगी तो उसका निपटारा कौन करेगा? इन दोनों के विवाद का निपटारा कौन करेगा? कौन करेगा? सरपंच,
ठीक है। इसके लिए प्रोविजन किया गया है कि यदि दो ग्राम सभा के बीच यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा सिर्फ और सिर्फ वो दोनों ग्राम सभा ही मिलकर करेगी, कोई और नहीं करेगा। वो क्या होता है? संयुक्त बैठक। ये एक बार एग्जाम में आ भी चुका है, संयुक्त बैठक। ये क्या है? यदि ग्राम सभाओं के मध्य विवाद होता है तो उसका निपटारा क्या करेंगे? दोनों जो ग्राम सभा हैं वो आपस में संयुक्त बैठक करके करेंगे, और इसमें कोई कोर्ट कचहरी, कलेक्टर, सरपंच कोई काम नहीं करेगा। ठीक, ये क्योंकि एग्जाम में पूछता है ऑप्शन बना के कि यदि दो ग्राम सभाओं के मध्य विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? कलेक्टर करेगा, सीओ करेगा, हाईकोर्ट करेगा, या फिर दोनों ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में होगा? तो किसमें होगा? दोनों ग्राम सभा की संयुक्त बैठक। ठीक है, ये एक सबसे बड़ी पावर है जो किसी बाहर के व्यक्ति को किसी जो ग्राम सभा है उसके लेवल पे इंटरफेयर करने से रोकती है, कि बाहर के किसी आदमी को नहीं इन्होंने वो दिया है, पावर दिया है कि इन दोनों के बीच का जो विवाद है उसको आके निपटाओ, इन दोनों का जो वो है डिस्प्यूट है वो आपस में ही वो निपटाएंगे। तो ये सबसे बड़ी पावर, एक इंपॉर्टेंट पावर, कि बाहर किसी आदमी का इंटरफेरेंस इसमें रोक दिया गया। ठीक, तो ये होता है संयुक्त बैठक। ठीक है, तो जो संयुक्त बैठक है वो तभी रखी जाती है जब इन दोनों में कोई विवाद हो या फिर किसी विषय में बहुमत ना मिल रहा हो। ठीक, अगर कोई मैटर है जिसको अलग अलग ग्राम सभाओं से पास करवाना है और कोई एक मैटर है जो जरूरत है कि जो दोनों ग्राम सभा उससे पास हो, लेकिन वो दोनों आपस में कभी जो सहमत हो ही नहीं पा रहे, तो फिर जैसे हमारा संसद होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को एक साथ बिठा के हम लोग डिस्कशन करते हैं, सेम वैसे यहाँ पे होगा कि एक से अधिक कोई विषय है जिसमें वो जो दोनों है सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो दोनों ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक होगी और उसमें बहुमत के हिसाब से वो क्या किया जाएगा? उसका निपटारा किया जाएगा। तो ये होता है संयुक्त बैठक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर इसके आगे कल से कंटिन्यू करेंगे।